स्क्रीन शेयर। स्क्रीन विजिबल है सबको, है ना? हाँ जी। ओके। तो कल हमने कंप्लीट किया था कास्ट और क्या कंप्लीट किया था, डेट का, है ना? आज कंप्लीट करेंगे हम कन्वर्ट एंड फॉर्मेट। एकदम स्पीड में खत्म करते हैं इसको, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है ये। ओके। कन्वर्ट, हमारा डेटा क्या था? तो हमारा डेटा था सुपर स्टोर का डेटा। एक्चुअली मैंने एक अलग से सुपर स्टोर का डेटाबेस बनाया हुआ है, और उससे मैं टेबल के लिए, टेबल क्यों नहीं दिख रहा? टेबल्स। ये हमारा टेबल है, ठीक है। इसमें नो कस्टमर डेट, सॉरी ऑर्डर डेट, हमारा डेट टाइम। तो हम वापस बैक टू प्रैक्टिस में जाते हैं। डेट में पहले हमारे पास डेट वाला टेबल था ना। प्रैक्टिस, सुपर स्टोर, यूएसए सुपर स्टोर। ये डेट, डेट हो गया। वो टेबल कहाँ गया? सिक्स, टेबल, डेट टाइम उनका, TWS प्रैक्टिस, TWS प्रैक्टिस में ही है, ठीक है। टेबल नेम है सुपर स्टोर, सुपर स्टोर, TWS प्रैक्टिस, सुपर स्टोर, ठीक है। कुछ ऐसे कैसे? तो यहाँ पे है यूज प्रैक्टिस, डेट टाइम दे रखा है। टेक्स्ट, ठीक है। ये एक्चुअली डेट टाइम चाहिए था मुझे। अब देखो कन्वर्ट क्या करता है, कल हमने कास्ट फंक्शन यूज किया था कि कास्ट डेटा टाइप को चेंज करता है, और हम डेट टाइम को डेट बना रहे थे कास्ट में। तो कन्वर्ट भी मोरलेस वैसा ही काम करता है, पर कन्वर्ट में हमें थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि हम डेटा टाइप चेंज करने के साथ साथ उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं।
हम्म, ये है सुपर टू सेलेक्ट डॉट फ्रॉम, ठीक है। और ये हो गया हमारा सुपर स्टोर, और कॉलम है हमारा, मान लो कि ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ठीक है। ये हमारा कॉलम है। तो जब हम कास्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, कास्ट जब कर रहे थे तो देखिए, कास्ट लगा रहे थे और ऑर्डर डेट ले रहे थे, ठीक है, एस डेट, ठीक है, कास्ट डेट। अगर आप देखोगे तो कास्ट फंक्शन से हमें इस तरीके से मिलता है, लेकिन अगर मान लो, अगर मान लो कि हमें कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, अब हमको डेट ऐसे नहीं, हमें डेट चाहिए जिसमें ये फॉरवर्ड स्लैश लगा रहता है। कई बार देखते हो ये होता है, जो यूएस का फॉर्मेट होता है डेट का, वो थोड़ा सा वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसमें हर डेट को जो जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो जो फॉर्मेट जो यूज होता है, वो फॉर्मेट के लिए अपने अपनी कोडिंग्स होती हैं। मैं उस कोड का लिस्ट दे दूंगा, और उसमें बहुत कुछ नहीं है, आपको बस उस कोड को रेफर करना है जब भी जरूरत होगी। इन इंटरव्यू कोई कभी आपसे ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपको इस फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में करना है। कभी कभी पूछ लेते हैं, पर उसका एक अपना तरीका होता है, कुछ कुछ फॉर्मेट होता है जिसको जिसका कोडिंग आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, इसको हम नीचे के लाइन में लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया रहे, ठीक है। ये आ गया। अब हम कन्वर्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट का सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल। कन्वर्ट का सिंटेक्स होता है कि हम पहले कन्वर्ट फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, किस डेटा टाइप में चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो डेटा टाइप है जो जो हमने कास्ट में यूज किया है, ये डेट में ही रखेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं तो वो वैरचर में चला जाता है, ठीक है। डेट का ओरिजिनल जो फॉर्मेट होता है वो यही है, ईयर मंथ डेट, और सेपरेटेड बाय हाइफन। पर किसी और फॉर्मेट में चेंज करेंगे, वो चला जाएगा वैरचर में, कैरेक्टर में, ना कि डेट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिसमें चेंज करना है, हम उसका डेटा टाइप लेते हैं, जैसे वैरचर ले लिया, ठीक है, वैरचर दिया। अब जिस कॉलम का चेंज करना है, वो कॉलम ले लिया, कॉलम क्या है हमारा, ऑर्डर डेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि कोड होता है। तो अब कोड में क्या होता है कि अभी हमारा टारगेट क्या है कि हमारा जो डेट है वो इस तरीके से है कि DD और YY, ठीक है, ऐसा है। तो इस फॉर्मेट में ले आने के लिए हमारे पास, इसको हम जनरली यूएस का फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कोड होता है 101, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये 101 क्यों है, 102 क्यों है, ये ऐसा ही बनाया गया है। मैं इसका लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो हमने इसको किया और इसको नाम दे दिया यूएस फॉर्मेट, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं कॉमेंट, और इसको मैं थोड़ा यूज कर देता ताकि मेरा इंटेलिजेंस काम कर रहा है। अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो ये हमेशा रेड दिखाता रहेगा। अब देखो, ये हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखो, ये फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में कई बार हमें जो है इस तरीके की चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये आपके मेन टेबल में जाके कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। अगर आपका मेन टेबल देखोगे तो वो एज इट इज यही वाला डेटा है, ये हम यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं। और आगे किसी भी डिवाइस, किसी भी एप्लीकेशन में अगर हमें दिखाना है, जैसे पावर BI है या नॉर्मल एक्सेल में इसको कॉपी पेस्ट करके पेस्ट करके भेजना है, तो आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएंगी,
ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कोडिंग्स होती हैं। तो मेरे पास लिस्ट है कोडिंग्स का, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह अब अगर आप आते हो यू के फॉर्मेट में, कि अब कोई बोले कि नहीं हमको जो है ये जो एम एम डी डी वाई वाई है, इसको हमको एम एम डी डी वाई वाई नहीं चाहिए, डी डी एम एम वाई वाई चाहिए। अगेन कन्वर्ट, अगेन ये वर्कर होगा, और सेम कॉलम नेम होंगे। ठीक है, इसको हम 103 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका यू के फॉर्मेट, मान लीजिए, मान के नहीं, यही होता ही है। ठीक है, तो अब फिर से हम रन करेंगे इसको। ओके, स्पेलिंग गलत है। ओके, ऑर्डर के मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया। वर्कर। अजीत वेरकर की कन्वर्ट के बाद स्पेलिंग। हम्म, ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट ऐसे चेंज होते चले गए, दिख रहा है। तो इस तरीके से कोड्स होते हैं मेरे पास, आई गेस। एक सेशन 1, टू, ओके, मैं देख के बता दूंगा, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से आपको पता चलता जाएगा कि किस फॉर्मेट के लिए आपको कौन सा कोड यूज करना है। ठीक है, चलेगा। ओके, एक आध और एग्जांपल बोलोगे तो दिखा दूंगा, पर सेम ही है, बस हम यहाँ पे कोड चेंज करते चले जाएंगे। यहाँ पे 103 है, 10110, सॉरी 112 है, 113 है, ऐसे 120 है, ऐसे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एक हो गया इस तरीके से। दूसरा हम यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये हमारा कंप्लीट, सेव करने की जरूरत नहीं है। हम्म, इसको हटा देते हैं, इतनी वेट क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब आते हैं हम फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे, अजीत भाई इसमें ये पूछना था, ये सिर्फ वेर कैर पे ही काम करता है या बाकी नहीं, डेटा टाइप पे भी? ये किसी भी मतलब अलग वेर अलग कैर में डेटा क्या? टाइप में, अभी मैं डेट पे करा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे, अच्छा, क्योंकि अभी मैं बहुत अलग अलग इंटीजर पे लेके ठीक। जाऊं, या बहुत रेयरली वो सारी चीजें यूज होती हैं, पर जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे तो उस पे क्लियर होते चले जाएंगे कि हम और किस किस डेटा टाइप पे, मतलब हर तरीके के डेटा टाइप पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग किसी भी टेक्नोलॉजी में आप जाओ, पाइथन सीखो या एसक्यूएल जावा कहीं भी सीखो, कंपैरिजन करने के लिए टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब कि डेटा टाइप को चेंज करके किसी दूसरे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अलाइन करना, ताकि हम उससे कंपेयर कर सके। ठीक है, ठीक है, बट मोस्टली ये डेट में यूज होता होगा यहाँ पे जैसे। हाँ, हमें फाइनेंस में सबसे ज्यादा डेट में यूज होता है, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है कि ये डेट नहीं, हमें ये वाला डेट चाहिए, क्योंकि आपका अब कभी कभी सिस्टम में देखोगे कि ईआरपी से जो डेट आता है वो बोला जाएगा कि नहीं जी ये यूएस यूएस का फॉर्मेट है, अब आपने एसक्यूएल में कन्वर्ट किया, और जो एंड यूजर है वो उसको आदत है यूएस या यूके या जो भी अपना टाइम देखने की आदत है, कि वो पहले एमएमडीडी वाईवाई में देखता है, डीडीएमएम वाईवाई में देखता है, तो वो अपने रिपोर्ट्स को उसी अकॉर्डिंग मानेगा। है ना, आप ये नहीं कर सकते कि हमारे सिस्टम में जी ऐसे आता है ये वाला, ठीक है। अब आप आदत डाल दो, क्योंकि अब उसके लिए दो चीजें होंगी, एक उसको स्प्लिट करते रहना पड़ेगा कि ईआरपी में आएगा ऐसे और रिपोर्ट में आएगा ऐसे, तो वो विद इन अ सेकेंड उन लोगों को डिसीजंस लेने होता है ना, एट ए ग्लैंस उनको देखना होता है। ठीक है, अब आपने डायरेक्टर को भेजे, वो चार सुना देगा वहीं पे, ये छोटे से काम तुम नहीं कर रहे हो, तो उनको नहीं मतलब है, उनको चाहिए कि जैसा देखते आ रहे हैं वैसा ही देखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि आप एज ए एनालिस्ट, आप टेक्निकल साइड भी हो और नॉन टेक्निकल साइड भी हो, आपको एक्सप्लेनेशन उनको करना है जिनको टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है। ठीक है, पर आपको इम्प्लीमेंट हर चीज टेक्निकली करना है। तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब फॉर्मेट राइट। में क्या होता है ना, फॉर्मेट में लेट्स से क्या होता है कि हम बैक टू सेलेक्ट ऑर्डर डेट,
ठीक है, और स्टोर डेटा। ठीक है, देखो ये मैं बार बार चेंज करके करके लिख रहा हूँ। फ्रॉम में कभी देखोगे मैंने ऐसे यूज किया है, कभी फ्रॉम में ऐसे यूज किया है, जस्ट टू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। बार बार आप लोगों के सामने लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को यही क्वेश्चन ना हो कि नहीं मैंने यहाँ पे तो आप हम ऐसे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। होता है, ऐसे ही काम होता है। ठीक है, ऐसे ही काम करता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे आप देखोगे ये जो डेटाबेस ऑलरेडी हमें पता है कि हम किस डेटाबेस में हैं। अगर हम ऑलरेडी इन है तो हमें ये पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग डेटाबेस से लेके आते हैं तो हर बार हमको यहाँ पे लगाना पड़ता है भाई ये डीडब्ल्यू एच प्रैक्टिस से आ रहा है, कोई डीडब्ल्यू एच अकाउंट रिसीवेबल से आएगा, तब इस केस में हमें पूरा एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है तो फॉर्मेट क्या करता है। अब आपको बोलेगा कि नहीं अब हमको ना जो डेटा चाहिए वो ऐसे चाहिए कि मान लो 15 जैन 2025 ऐसे चाहिए। इस तरीके के चेंज होते हैं, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर्मेट फंक्शंस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। कॉमा, फॉर्मेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ठीक है, कॉमा। अब ये फॉर्मेट के लिए हम कोड यूज करते हैं और चाहिए डी डी एम, क्योंकि आपको ये जो चाहिए सिर्फ तीन वो चाहिए, तो एम हाइफन ईयर के चारों डिजिट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, वाई। ठीक है, और आते हैं इसको कर देते हैं ऐसे, एस फॉर्मेटेड डेट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो आ गया ना ये ऐसे। ठीक है, क्लियर। हाँ जी भाई। ओके, यस यस सर। सर। ओके, अब बैक टू आते हैं नीचे, थोड़ा सा कोई एग्जांपल देख लेते हैं वापस से। फॉर्मेट, ऑर्डर डेट, कॉमा। अब इस पर हमको चाहिए कि YYMMDD। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेटेड चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कि हाइफन से सेपरेटेड है, अभी हमें फॉरवर्ड से उससे चाहिए। तो सॉरी, ये हो गया वाई 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 हाइफन मैम वन डी। ठीक है, हम्म, ठीक है, फॉर्मेट ओके। अब देखो ये चेंज हो गया। तो फॉर्मेट का एग्जैक्टली यूज हम इस तरीके से ही करते हैं कि, लेकिन हमेशा ध्यान देना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर डेट है ये तभी काम करेगा जब ये ऑर्डर डेट ऑलरेडी डेट या डेट टाइम के फॉर्मेट में है। ऐसा नहीं कि आपका इस डेटा का, सॉरी इस कॉलम का जो डेटा टाइप है, अगर आप डिजाइन में जाओगे, ये सुपर स्टोर है ना माई प्रैक्टिस का, आप यहाँ पे डेटा टाइप चेंज चेक करने के लिए क्या करोगे कि डिजाइन में चले जाओगे और जाके यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो जो ऑर्डर डेट है वो डेट टाइम है। पता चला ये वेर कर डाल रखा है किसी ने। ठीक है, एन वेर कर डाल रखा है। जनरली नहीं होता है, अगर डेट है तो डेट टाइम होगा। तो इंश्योर करना ये तभी चेंज करेगा जब ये डेट टाइम का फॉर्मेट में होगा। ठीक है, हम्म। अब मान लो कि एक सिंपल सा फॉर्मेट, ऑर्डर डेट, ठीक है, डी ये चाहिए। अब आप देखो क्या होगा, डेट का नाम आ गया ना, फुल डे नेम। ठीक है, तो अगर आपको डेट टाइम में से, डे में से अगर आपको पता करना है कि ये कौन सा दिन है जिसे आपको
सिंपल सेल्स में हम जो देखते हैं कि हाँ किस दिन हमारा सेल्स अप जा रहा है, किस दिन हमारा सेल्स डाउन जा रहा है, तो हम सबसे पहले ये कॉलम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही सारा एग्रीगेशन शुरू करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है निकालते थे। कल हमने एक डेट पार्ट वाला भी फंक्शन देखा था, वहां पे भी ये चीजें निकल रही थी, और इससे भी हमारी ये इंफॉर्मेशन निकल जाती हैं। ठीक है। एक होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे यहाँ, जो मंथ एंड होता है। ठीक है। तो मंथ एंड में हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सेलेक्ट फ्रॉम ये टेबल नेम। ठीक है। और कॉलम का नेम क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर डेट। ठीक है, कॉमा, सही, कॉमा। ठीक है। ई मंथ, एंड ऑफ मंथ। ठीक है। और एंड ऑफ मंथ हम क्या करते हैं कि ये डाल दिया। ठीक है। बिल्कुल, इंग्लिश लिख देते हैं, मंथ एंड क्लोजिंग एक्चुअली बोलते हैं उसको। तो इस, जैसे हमें पता है ना कि जनवरी 31 का होता है, फेब 28 29 का होता है, ठीक है, मार्च 31 का होता है, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारा करंट मंथ का मंथ एंड कौन सा रहे। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई कोई रिपोर्ट देनी होती है जो हमें मंथ एंड से एक दिन पहले का डेट सिंपल चेक करना होता है, तो हम सिंपल ईओडी मंथ कर देते हैं और -1 कर देंगे। तो देखो शायद ये काम कर देना चाहिए, नहीं किया, चलो खैर उसका फॉर्मेट अलग है, बता दूंगा मैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से मंथ एंड आ गया। अब हमें अगर चेक करना हो कि हाँ मंथ एंड में जो है हमारा एग्जैक्टली जो है कि दिन कौन सा है, तो आप इसको नेक्स्ट कर दोगे फॉर्मेट से। ठीक है। तो फॉर्मेट कैसे कैसे यूज करेंगे, फॉर्मेट, ये ये वैल्यू पास करनी है, ये वैल्यू पास करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया, एलियास को हटा देंगे। ठीक है। और कॉमा करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। ये आ गया ना, ट्यूसडे। तो अगर हमको सिंपल ऐसे किया, मंथ एंड का डेट, कॉमा, और ऐसे ले लिया, तो आप देखोगे, पता चलेगा कि इस मंथ का मंथ एंड हमारा 31 को है, और उस दिन ये ट्यूसडे है। जैसे क्लोजिंग के लिए होता है ना कि हमारा सिस्टम ऑन रहेगा नहीं ऑन रहेगा, जैसे हम जो डेटा इंजीनियर्स डेटा पुश करते हैं, तो हमें वेट करना होता है कि अगर वीकेंड है, जैसे आप लोग वीकेंड में काम कर रहे हो मंथ एंड में, तो वीकेंड में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमें पहले से प्लानिंग होती है कि इस वीकेंड जैसे मंथ एंड आ रहा है, अगर आपका मंथ एंड 31 वीकेंड में आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग ऑब्वियस सी बात है काम करोगे, सेल्स टीम अपना काम करेगी, रेवेन्यू टीम अपना काम करेगी। तो अगर सारा टीम काम कर रहा है तो डेटा टीम को काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस केस में हम प्लानिंग में यूज करते हैं कि उस दिन डेटा आएगा नहीं आएगा, सर्वर चलेंगे नहीं चलेंगे, कोई कोई डेटा पुश फ्रॉम ओएलटीपी से ओएलएपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये प्लानिंग करने के लिए हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हाँ उस दिन होगा, तो हम अपने मैनेजमेंट से पूछ देंगे कि हाँ सैटरडे संडे में क्या चल रहा है आप लोगों का, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रिपोर्ट रिपोर्ट जो भी होगा डिजाइन करके, या जो भी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स आती हैं आप उसको ट्रिगर करोगे। ठीक है। तो ये हो गया एंड ऑफ द मंथ, सिंपल। अब आते हैं, एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना। अजीत एक डाउट है हाँ, बस, जो आपने ऊपर बोलिए। डेट को वैर लिया ना, वो थोड़ा एक्सेल पे समझाओगे? क्योंकि डेट तो हमेशा डेट, डे टाइम मतलब डेट टाइम होता है उसका, वो नहीं डेटा मैंने टाइप। बताया ना, देखो बता रहा हूँ। ये वाला ना, हाँ जी। कन्वर्ट वेरकर ये वाला, ठीक है। तो जब आपके सिस्टम में कोई डेट आता है, वो डेट टाइम के फॉर्मेट में रहता है। ठीक राइट। है। लेकिन अगर आपको मान लो कि यूएस फॉर्मेट निकालना है, बैक टू हियर, क्या छूट रहा है यार, ओके, यहाँ पे एक कॉलम, सिर्फ कॉमा। अब देखो यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट में है, आपका ओरिजिनल टेबल का जो डिजाइन किया वहां पे डेट टाइम किया।
अब आपको रिपोर्ट में ये दिखाना है कि हमको डेट का फॉर्मेट ऐसे चाहिए, आपके डायरेक्टर हाँ को जी। चाहिए कि नहीं हमें डेट का फॉर्मेट ऐसे चाहिए सारे रिपोर्ट्स में। तो जैसे ही ये फॉर्मेट चेंज होगा, ये फॉर्मेट अब डेट टाइम रहा ही नहीं, डेट टाइम का फॉर्मेट बस ये है और ये है। ओके, बीच में ठीक है। हाइफन होगा तो डेट होगा, स्लैश आ गया तो वो वारकर में हाँ, चेंज होगा, दो राइट? तरीके से चेंज चेक कर सकते हैं, एक हाइफन है और दूसरा डिजाइन में जाके डेट टाइम का कॉलम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अब हमको ऐसे चाहिए, तो अब ये डेट टाइम के फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि उसको वेर में चेंज करेंगे। ठीक है। अब ये कैरेक्टर हो गया, तो हमने क्या किया, डेट टाइम से कैरेक्टर में बदल चेंज कर दिया। समझे? और अगर हम स्टार्टिंग में ही जब हम टेबल बना रहे थे उसी टाइम हम उसका इसका नहीं डेटा नहीं कर टाइप। सकते ना। क्यों करोगे आप, वेरकर कैसे लेके आओगे? वेरकर आएगा ना एक सिस्टम से, जब आपको डेट पे कैलकुलेशन करना है, आप इस पे कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जब आप कोई ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ के हम्म। एक्स एक्सिस पे जब आप डेट रखोगे, ठीक है, तो उस हम्म। फॉर्मेट में ले आने के लिए कोई बोलेगा कि हमें ये डेट चाहिए या ये वाला डेट चाहिए, या फिर हमें जो है कि नेमिंग चाहिए, है ना, नेम हम्म। चाहिए, या फिर यहाँ पे आ जाओ, हमें ऐसे चाहिए या हमें ऐसे चाहिए। आपको ग्राफ में कभी भी हम्म। इस तरीके से डेट देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा एक्सेस नहीं। एक्सेस पे। आपको हमेशा इस तरीके से डेट, टाइम सीरीज का जो ग्राफ दिखता है वो इस तरीके से दिखता होगा, राइट? तो किसी भी रिपोर्ट में हमें अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम इसको चेंज करेंगे। और ये चीज हम टेबल में जाके चेंज नहीं कर रहे हैं, हम स्क्रिप्ट में जाके चेंज कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे विजुअलाइज कराने के लिए, आपके एक्चुअल टेबल में तो यही वाला डेटा है। राइट। ठीक है, हो गया। ओके। अब देखो यहाँ पे, ये हमारा डेट है। हमने क्या किया है, यहाँ पे हम सिंपल ट्रेंड देख रहे हैं। आप देख रहे हो, फर्स्ट सेकेंड मंथ थर्ड मंथ, इसको ऑर्डर बाय ईयर एंड मंथ कर देते हैं। 5 5 ओके, हाँ, दो 2023 का डेटा है, 2025 का सीक्वेंस में डेटा है, और 2026 का। ठीक है। अब ये हो गया इसका मंथ। आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मेट से मैंने सबसे पहले ईयर निकाल लिया। ठीक है। अब आपको कोई बोलेगी कि हमें मंथ ऑन मंथ पिछले 10 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, है ना, ट्रेंड चाहिए। तो ट्रेंड तो हमारा, ट्रेंड का ग्राफ तो ऐसे ही बने, सॉरी, ट्रेंड का टेबल तो ऐसे ही बनेगा कि एक तरफ ईयर होगा, दूसरी तरफ मंथ होगा, तीसरी तरफ ऑर्डर काउंट। कि आप देखोगे कि जनवरी में सिर्फ 2 आइटम सोल्ड हुए हैं, फेब में भी 2, मार्च में 46, ठीक है, अप्रैल में बढ़ता चला गया, मई में और बढ़ गया, जून में थोड़ा सा कम, फिर जुलाई में ऐसे हो गया, अगस्त में फिर से बढ़ गया। तो इस तरीके से ये ट्रेंड दिखाता है टोटल सेल का अमाउंट, टोटल उसका एवरेज सेल कैसे कैसे मूव कर रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने क्या किया, हमारा डेटा तो वही है सुपर स्टोर वाला। अगर हम इसका सैंपल चेक करें, सेलेक्ट टॉप 100 फ्रॉम सुपर स्टोर, ठीक है, ये हमारा डेटा है। अब इसी डेटा में से हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है, सिंपल। तो ट्रेंड एनालिसिस में सबसे पहले हम ट्रेंड निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो उसके बाद हमारा आता है ये वाला। तो अब आपको आपके पावर बीआई में हमेशा पूछा जाएगा कि हमको ट्रेंड एनालिसिस का रिपोर्ट देना है। तो अब डायरेक्टर या जो भी जो भी उस रिजल्ट्स पे डिसीजंस लेने वाले हैं, वो इस टेबल को भी नहीं देखेंगे, मांग सकते हैं। वो सिंपल क्या करेंगे, नहीं हमें एक ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए उसका जो बैकिंग डेटा होता है ना, वो इसी पे ग्राफ बनेगा। एक आप एक्सिस पे ईयर मंथ ले लोगे, और वाई एक्सिस पे अपना टोटल सेल्स ले लोगे। एक्स वाई एक्सिस तो समझ में आता होगा, है ना, नहीं तो बताना। तो ये चीज है। तो ऐसे हम बनाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मेट यूज किया, डेट नेम यूज किया, मंथ नेम, ठीक है, उसके बाद काउंट यूज किया, ये एग्रीगेट फंक्शन, ये तीन यूज किया हमने। एग्रीगेट फंक्शंस मैंने बताए, और एग्रीगेट फंक्शंस जब भी लगेंगे आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय में अब आप यहाँ पे देखो, अभी तक हमने ग्रुप बाय लगाया था, सिंपल नेम लेते थे कि किसके ग्रुप पे। तो ग्रुप बाय हमेशा उनके ऊपर लगता है जिनके
जैसे मान लो कि कैटेगरी पे हमें ग्रुप बाई लगाना है, तो ग्रुप बाई का जो पहला सिंटेक्स होगा, जो पहला कॉलम होगा, वो कैटेगरी होगा। उसी कैटेगरी के बेस पे सारे कैलकुलेशंस होंगे, राइट। कैटेगरी ए बी सी डी, और ए का टोटल एग्रीगेट कितना होगा, बी का टोटल एग्रीगेट कितना होगा, सी का एग्रीगेशन क्या होगा। तो सबसे पहले जितने या मोनिका। अजीत, मुझे क्वेश्चंस था इस पे, ग्रुप बाय पे। मोर देन वन क्या बता। कैटेगरी यूज होता है तो ग्रुप बाय यूज होता है, या फिर कैटेगरी यूज होता है तो ग्रुप बाय यूज होता है? नहीं, आप यहाँ पे देखो ना, ये देखो, यहाँ पे एक ईयर मंथ निकल रहा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक मंथ नेम निकल रहा है, तो दो ग्रुप हो गए, यस। ठीक है। हमारा ग्रुपिंग किस पे हो रहा है, एक फॉर्मेट ईयर मंथ पे, दूसरा मंथ नेम पे। तो ये दोनों को मिला के हमारा टोटल, तो अब देखा जाए तो आइडियली ये एक ही है, ये तो सेम ही चीज है। यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे ईयर मंथ दोनों, और यहाँ पे बट ये नेम है। सेपरेट कैटेगरी है ना? तो कैटेगरी तो सेपरेट है, लेकिन हम कैटेगरी वाइज तो निकाल ही नहीं रहे ना। अगर कैटेगरी वाइज निकालना होता तो हम क्या करते, आपको थोड़ा सा ग्रुप वाइज समझना होगा कि, चलो, ठीक है। अब देखो, ये डेटा है हमारा, ठीक है। अब आपको कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स निकालना है। कैटेगरी कहाँ है, सब कैटेगरी, ये कैटेगरी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैटेगरी। अब उसके बाद इस कैटेगरी पे हमें क्या क्या एग्रीगेट करना है, कि टोटल ऑर्डर काउंट। मान लो कि पर लाइन एक ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, काउंट एस्ट्रिक, क्योंकि पूरा रो एक काउंट, एक ऑर्डर है, ठीक है, एक ऑर्डर आईडी है। तो ये हो गया काउंट ऑफ, काउंट ऑर्डर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं तो यहाँ पे ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय कैटेगरी, ठीक है। अब आप देखोगे तो आ गया ना, हर कैटेगरी का, बुक्स का इतने ऑर्डर्स हैं, फर्नीचर के इतने ऑर्डर्स हैं, टेक्नोलॉजी की है, इसकी है। अब मान लो कि मल्टीपल पे लगाना हो, कि अब हमको सब कैटेगरी भी चाहिए, तो यहाँ पे हमने सब कैटेगरी ऐड कर लिया, ठीक है। और जितने वेरिएबल यहाँ होंगे, सेम वेरिएबल आपकी ग्रुपिंग में भी होंगे, ठीक है। आप लेके आओगे, हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के दो अलग अलग सब कैटेगरी हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑडियो का जो है वो 50 काउंट है, और होम एंटरटेनमेंट का 1 काउंट है। बुक्स में आप देखोगे एजुकेशन पे इतना है, टेक्नोलॉजी फर्नीचर में एक ही कैटेगरी है, तो उसका आ गया, ठीक है, ठीक है। ओके, मतलब सेपरेट, दो सेपरेट ग्रुप्स है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाँ, ग्रुप बाय यूज। आप जितना, इसको ग्रेनुलैरिटी बोलते हैं, जितना ज्यादा आप ऐड करते चले जाओगे, उसको हम, वो उस तरीके से बाइफरकेट करते चला जाएगा, ठीक है। ओके। चलो, आप इसको डाउट सेशन में पूछ लो ग्रुप बाई का है तो, अगर कोई क्वेश्चन। अभी फिलहाल बैक टू हम टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग करते टाइम स्टार्टिंग आपने उस टाइम देखा होगा कि मैंने सिंपल कॉलम का नेम रखा था, लेकिन अगर हमें कॉलम में चेंज करना पड़ता है, लेट सपोज यहाँ पे ऑर्डर डेट है, अगर हमारा टेबल देखोगे आप लोग, तो सिंपल क्या होता है, सुपर स्टोर, ये टेबल है, ठीक है, इस तरीके से टेबल है। हमें क्या निकालना था कि उस पर्टिकुलर ईयर मंथ में, हर ईयर मंथ का हमें ऑर्डर काउंट निकालना है। तो ईयर मंथ का मान लो कि फिलहाल हमें नेम चाहिए ही नहीं, हमने इसको ऐसे कर दिया, कॉमेंट हटा दिया, और इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो अगर हमें ईयर का चाहिए, तो हमारे पास ईयर का तो कोई सेपरेट कॉलम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट लगा देंगे और वहां से ईयर मंथ निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी एग्रीगेशन करना है हमें, ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर काउंट, सम निकालना है तो सम, टोटल सेल्स का सम निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालना है, टोटल सेल्स का एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें ग्रुप बाई में जो हम ले आते हैं, तो जो जिस डेटा पे ग्रुप बाई करना है, अगर उसका फॉर्मेट हमने चेंज किया है, यहाँ पे आप देखो हमने उसको वाई वाई एम एम में करा हुआ है, तो वो चीज हम यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ताकि वो ग्रुपिंग करते टाइम भी उसको कन्वर्ट करें। और उसके बाद ऑर्डर बाय में हम ईयर मंथ लगा देंगे। तो ऑर्डर बाय में हम
एलियास नेम ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप बाय में हम कभी भी एलियास नेम नहीं ले सकते। यहाँ पे हमने नेम डिफाइन किया हुआ है। तो ऑर्डर बाय में हमेशा, सॉरी, ग्रुप बाय में हमेशा हमको ये पूरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अब आप देखोगे अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखो, ईयर का आ गया, ईयर मंथ, और ये उसका ट्रेंड पता चल गया, सेम डेटा था हमारा यहाँ से। तो क्या किया, हर कॉलम्स को जाके ग्रुपिंग करके ऐड करके लेके चला आया। ठीक है। हाँ जी, एकदम। आपने ना जब सेलेक्ट के बाद ना फॉर्मेट करा ऑर्डर डेट वाई वाई एम एम हम्म, एज ईयर मंथ, जब हम ऑलरेडी हाँ फॉर्मेट कर चुके हैं अपनी ऑर्डर डेट को एज अ ईयर हाँ। मंथ, जब हम हम्म, ग्रुपिंग बाय कर रहे हैं तो आपने पूरा फॉर्मूला पेस्ट करने की बजाय ईयर मंथ लिख लेते, ग्रुप बाय ईयर नहीं मंथ, ऐसा क्योंकि नहीं, हर सिंटेक्स, हर चीज का अपना एक सिंटेक्स है, फॉर्मूला क्रिएटेड है। ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रुप बाय में ये कर लोगे, एलियास काम ही नहीं करेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यही इसका सिंटेक्स है। हाँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका यहाँ पे एलियास रखोगे तो काम ही नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। मुझे वो वर्ड नहीं समझ आया था जो आप कह रहे हैं ना अलियास, तो इसलिए एलियास का मैंने मतलब दोबारा। क्या है, सिंपल ना, हमने दूसरा नाम दे दिया। ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, समझ में आ गया आपको। धीरे धीरे और एग्जांपल्स जब मैं प्रैक्टिस से दूंगा, जब आप लोग उस पर काम करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना भी मत, नहीं तो फिर एकदम समझ नहीं आएगा। ठीक है। अब बैक टू आते हैं हैविंग क्लॉज। हैविंग क्या होता है, हैविंग किसने पढ़ा हुआ, किसने करा है खुद सर्च हैविंग का? हाँ सर, मैंने किया। आपने किया, ठीक है। चलो, एक नहीं किया तो फिर मैं बताता हूँ हैविंग क्या होता है। एक होता है हैविंग, दूसरा होता है वेयर। ठीक है। वेयर आप लोगों को पता है कि रो वाइज हमें कोई फिल्टर लगाना है। ठीक है। एक मिनट होल्ड करना आप लोग, ठीक है। तो वेयर काम क्या करता है? वेयर काम करता है आपके रो वाइज कैलकुलेशन में। और हैविंग क्लॉज काम करता है कि अगर रो वाइज कोई एग्रीगेट करने के बाद हमें हमें कंपैरिजन करना है। अभी एग्जांपल से बताऊंगा कि मान लो कि आप लोग ये जो देख रहे हो, सिलेक्ट फ्रॉम 100 एज ए फ्रॉम, हमारा जो सुपर शो का डेटा है वो आते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब मान लो कि ये स्टोर का डेटा है और आप लोग जो है स्टोर मैनेजर हो। ठीक है। तो अब आप लोग के पास क्वेश्चन आता है कि एक सिंगल ऑर्डर, ठीक है, एक सिंगल ऑर्डर हमें आइडेंटिफाई करना है जिसका एक स्पेसिफिक अमाउंट से वैल्यू, मतलब किसी स्पेसिफिक अमाउंट से वैल्यू कितने ट्रांजेक्शन्स का है। अगर हम वो चेक करना है, लेट सपोज कि हमारे पास ये अमाउंट है, सेल्स अमाउंट। ठीक है। सेल्स अमाउंट में हमको चेक करना है कि ग्रेटर देन 1000 कितने ऑर्डर्स हैं जिनका ऑर्डर अमाउंट $1000 से ऊपर है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, स्ट्रिक फ्रॉम सुपर स्टोर वेयर सेल वेयर सेल अमाउंट ग्रेटर देन 1000। ठीक है, ये सेलिंग सेल्स है।
आप ऐसे करके निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल जो है कि 42 ट्रांजेक्शन हैं जिनका सेल अमाउंट जो है 1000 से ऊपर है। ठीक है, यही होता है वेयर क्लॉज में। ठीक है, अब आता है ओके, आप लोग अपने आप को थोड़ा म्यूट रखो। अगर क्वेश्चन पूछना है ना तो आप पहले रेस हैंड रेस कर दो, उसके बाद अनम्यूट कर लिया करो। ठीक है, ओके। अब आप लोग का सिनेरियो आता है यहाँ पे कि अब मान लो कि हमें इसको हटा देते हैं। एक कंडीशन देखेंगे कि एक कस्टमर, हमें वो कस्टमर आइडेंटिफाई करने हैं जिसका टोटल सेल्स एक पर्टिकुलर अमाउंट से एबव हो या बिलो हो। हम हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट। ठीक है, तो ये टेबल हो गया। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले कि हर कस्टमर का टोटल चेक करेंगे पहले, तभी तो आइडेंटिफाई करोगे कि किसका टोटल एक पर्टिकुलर अमाउंट से एबव है या बिलो है। यहाँ पे जो टेबल है ये सिंगल लाइन टेबल है, एक एक कस्टमर के बहुत सारे एंट्रीज हो सकते हैं। क्लियर? तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लो कि हमें कस्टमर आईडी लेना है। कस्टमर आईडी में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, और हमें टोटल सेल्स का मतलब है सिर्फ सेल्स अमाउंट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सेल्स अमाउंट किया। अब हमें क्या करना है, टोटल सेल्स निकालना है। मतलब टोटल सेल्स का मतलब कि हमें सम करना है। ठीक है, और इसका नाम दे रहा है टोटल सेल्स। अब हम जब भी यहाँ पे सम कर रहे हैं और कस्टमर वाइज निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें ग्रुप बाई करना पड़ेगा। ग्रुप बाय हमने क्या किया, कस्टमर आईडी कर दिया। ठीक है, और तो इससे हमारा क्या निकलेगा, पहले इससे निकल जाएगा हमारा इस तरीके का इंफॉर्मेशन आएंगे। ठीक है, ये कस्टमर आईडी हो गया, ये सारे उसके सेल्स निकल गए। थोड़ा सा और अच्छे से देखना है कि ऑर्डर बाय लगा दे। ऑर्डर बाय किससे करना है हमें, टोटल सेल्स से। याद रहे ऑर्डर बाय में आप एलियास ले सकते हो और इसको डी एस से कर दो ताकि जो हाईएस्ट नंबर वाला जो सेल्स अमाउंट वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, लेट सपोज हम यहीं से क्राइटेरिया थोड़ा टाइम भी ले लेते हैं कि $1000 से जो ऊपर है हमको वही कस्टमर चाहिए। अब यहाँ पे हमने 1000 कर दिया और ये कर दिया ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करोगे कि क्या वेयर लगाओगे। अगर मान लो कि हमने वेयर लगा दिया, सम अमाउंट डालना होगा ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, पहले बोलेगा एग्रीगेट फंक्शन है यहाँ पे, तो ग्रुप बाई होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पे कह रहा है कि अ सब क्वेरी कंटेन्ड इन हैविंग क्लॉज, और यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे an aggregate may not appear in where clause unless it is in subquery contained in a having clause। सीधे खुद ही बोला कि आपको having clause यूज करना होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अब हम where clause नहीं लगाएंगे। एक मिनट होल्ड करना, सनलाइट। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाना है। ठीक है, तो वेयर क्लॉज, सॉरी वेयर क्लॉज नहीं, हैविंग। तो सबसे पहले हैविंग जब भी लगेगा, हैविंग बिना ग्रुप बाय के नहीं लग सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे।
ग्रुप वाइज कैलकुलेट करोगे तभी तो आपको एग्रीगेट वो सम मिलेगा। अगर आपको पता करना है कि टोटल सम ऑफ ईच कस्टमर शुड बी लेस देन अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ग्रुप बाई हमने किया, ग्रुप बाई में हमने किया कि यहाँ पे इसे लगाया और इसको लगाएंगे। अब क्लॉज लगाएंगे अपना हैविंग का, हैविंग। अब यहाँ पे फिर से एलियास यूज करेंगे और सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 1000, ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सारे कस्टमर जिसका टोटल सेल अमाउंट 1000 से एबव है, ठीक है। अब इसको हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं। अब उसमें भी देखना है कि हमारा टॉप के कस्टमर कौन है, तो हम टोटल सेल्स से इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नो। चलो आप लोग रिकॉर्डिंग देखना, प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे। तो ये हैविंग क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। अभी जब हम एक आध एक्सरसाइज आज कोशिश करता हूँ मैं करने का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक सिंटेक्स समझ लो। अब यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, हैविंग कहाँ से शुरू किया मैंने, ये रहा। तो बेसिक सिंटेक्स देखो उसका ये होता है, इसमें मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। सबसे पहले क्या होता है, सेलेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, सेलेक्ट किया था, इसको पैरेलल रखो ताकि एक साथ दिख करे। ये हमने पहले किया सेलेक्ट, सेलेक्ट में हमने सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, एग्रीगेट फंक्शंस कॉलम टू और एलियास हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस लगा दिए, ठीक है। और जितने जितने कंडीशंस पे आपको ग्रुपिंग करनी है, आपको सेलेक्ट में ऐड करते चले जाना है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन न्यूमेरिकल जो भी, और या डेट, हाँ न्यूमेरिकल पे ही आप करोगे सारा। तो एग्रीगेशन न्यूमेरिकल वाली जो इंटीजर या डेसिमल्स वाले जो कॉलम्स होते हैं, वो वाला आप यहाँ पे यूज करोगे एग्रीगेट फंक्शंस में। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम ले लिया। उसके बाद ग्रुप बाय, जिस पे भी आपको ग्रुपिंग करनी है वो ग्रुप बाय ले लिया हमने। उसके बाद हैविंग क्लॉज ले लिया कि आपका कंडीशन क्या है, कि सम ऑफ द टोटल सेल्स जो कि हर कस्टमर का शुड बी ग्रेटर देन $1000 होना चाहिए, ठीक है। आपने ये कंडीशन लगाया और इसको रन किया और आपको इस तरीके का आउटपुट आ गया। और आपका जो बेस डेटा था वो, अगर हम यहाँ पे टॉप टू कर देते हैं, ठीक है, और इसको एक साथ रन करते हैं, तो आप देखोगे ये आपका बेस डेटा था, मेल्टेड। मेल्टेड डेटा का मतलब होता है कि उसमें कोई एग्रीगेशन नहीं हुआ है। ये डेटा साइंस में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि हम लोग कभी कोई इंसाइट निकालते हैं तो कई बार डेटा मेल्टिंग करनी पड़ती है, कि एग्रीगेट डेटा है तो उसको पूरा एक्सपैंड करो, तो उसको डेटा मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि आपका ये रॉ डेटा है और वहां से आपने ये इंसाइट सिंपल सा चेक किया। कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट आती है एआर में, एआर साइज के हिसाब से। फाइनेंस में बहुत सारी चीजें, एक्सपेंसेस की तरफ देख रहे हो तो आपका एक्सपेंस देखना होगा, जो एफपीएनए में रिपोर्ट्स बनती हैं। और इनकम स्टेटमेंट्स में आप ये सारी चीजें करते हो कि एक तरफ एसेट लाइबिलिटीज को अलग अलग करते हैं, तो हम कई बार मार्जिन जो होते हैं वो रिमूव करने के लिए, जो मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं, कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं मिसलेनियस में लेके जाना है तो उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस हम लगाते हैं कि हाँ इतने डॉलर से नीचे का अमाउंट है, हम उसको विल पुट इनटू मिसलेनियस। और अगर एसेट साइड में कोई पुराना पेमेंट है जो नहीं आ रहा है, जिसको हम बैड डेट करते हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करते हैं, तो इस तरीके की कंडीशंस उसमें यूज होती है, ठीक है। ओके,
कि सिंपल रूल मैंने बता दिया था इसमें कि ग्रुप बाय के साथ यूज होगा। ठीक है। हैविंग में एग्रीगेट फंक्शंस लगेंगे लगेंगे, और कई सारे कंडीशन एक साथ हम नेक्स्ट कर सकते हैं। अभी कई सारे कंडीशन एक बार नेक्स्ट करेंगे। एक सिंपल सा हम जो है एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अब देखो एक कंडीशन है हमारे पास कि ये क्वेश्चन है कि वी वांट टू फाइंड विच प्रोडक्ट कैटेगरीज आर पॉपुलर। ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा कौन सा कैटेगरी पॉपुलर, तो आप उस पर क्या बोलोगे? अचानक से काम नहीं शुरू करोगे, पूछोगे कि पॉपुलर होने का मतलब क्या है, किस कंडीशन पे आप पॉपुलैरिटी डिफाइन करते हो। राइट। तो वही आपका कंडीशन होगा पॉपुलर को डिफाइन करने का, एग्रीगेट करने का। तो अगर मैं बोलूँ कि ठीक है उसका जो टोटल, ऑब्वियस बात है कौन सा कैटेगरी पॉपुलर है, इसका मतलब कि उसका सेल ज्यादा हो रहा है। सेल ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलर है तो। अगर मान लो कि मार्जिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है लेकिन काउंट ज्यादा है। कई बार क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा रनिंग आइटम होते हैं उस पर हम मार्जिन कम रखते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम मार्जिनैलिटी का हम कंडीशन हटा देंगे। और जैसे मार्जिन लगाएंगे, पता चला बिक तो सबसे ज्यादा रहा है, और मार्जिन का भी हमने कंडीशन लगा रखा है कि उसमें हमें 20% या 25% का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अब उस केस में आपका पॉपुलर आइटम स्किप हो, लॉजिकल। तो इस केस में हम सोच समझ के क्राइटेरिया बनाते हैं कि पहले पॉपुलैरिटी का डेफिनेशन क्या है टेक्निकली। तो अब मान लो कि मैं कहता हूँ कि चलो प्रोडक्ट काउंट जो है पे रखते हैं सिंपल। ठीक है। तो हमारा जो जो डेटा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे टॉप टू कर रखा है, बैक टू क्लियर आता है। ठीक है। हम्म, अब इसको हम टॉप टू ना करके सैंपल डेटा समझने के लिए देन कर देते हैं। अब हमको देखना है कि पॉपुलर कंडीशंस क्या है। तो हमने डिफाइन कर दिया कि पॉपुलैरिटी इज इक्वल टू, जो काउंट होगा सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड आइटम काउंट, सोल्ड आइटम काउंट। मान लो हमने लिया ग्रेटर देन 20। ठीक है। ये कंडीशन बनाया, ये हमारा पॉपुलैरिटी को डिफाइन किया। तो इस केस में क्या करना है, सिंपल सा बिजनेस केस था कि सबसे पॉपुलर आइटम क्या है। अब इससे आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा, जैसे मैंने पॉपुलैरिटी का डेफिनेशन क्लियर किया, कि अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल सेलेक्ट लेना है। ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी लेना है क्योंकि हम प्रोडक्ट कैटेगरी पे जा रहे हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब कि ये वाला कैटेगरी। तो कैटेगरी लिया। अब हमें काउंट लेना है, तो अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी का कॉलम है, अगर आप देखोगे ये रहा क्वांटिटी। ठीक है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी ले लेंगे। क्वांटिटी फ्रॉम किस टेबल से लेंगे, सुपर स्टोर। ठीक है। लेकिन क्वांटिटी पे ही तो हमें सारा एग्रीगेशन करना है, कि हमें क्वांटिटी चेक करना है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये आपको पता है कि सिंगल लाइन रो वाइज एंट्री है, एक एंट्री एक कैटेगरी के मल्टीपल एंट्रीज होंगे, तो हमको सम करना है, एग्रीगेट करना है। तो एग्रीगेशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे सम कर देंगे क्वांटिटी को, क्योंकि क्वांटिटी हमारा इंटीजर है। ठीक है। तो यहाँ पे करके इसका नाम देंगे टोटल क्यू वाई फ्रॉम दिस। अब जैसे ही लगाएंगे हमको ग्रुप बाय लगाना कंपल्सरी है। ग्रुप बाय किया। अब ग्रुप बाय में आप ये ले नहीं सकते, अगर आप लेते हो तो आप देखो क्या होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। इनवैलिड कॉलम। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्वांटिटी लेना होगा। ठीक है। तो इससे ये एज यूज करेंगे ना, सम क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी के। एज यूज एज भी कर सकते हैं, बिना के भी, बिना उसके भी कर सकते ग्रुप बाय हैं। कैटेगरी सॉरी, होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रुप बाय कैटेगरी होगा। ठीक। और
यहाँ पे हमने ले लिया, मैं हैविंग में चला गया था, हैविंग पढ़ा रहा था ना, तो ग्रुप बाय को हैविंग का चीज होता था। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा हर ग्रुप का टोटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, अब हमारा कंडीशन क्या है कि अब मान लो कि क्वांटिटी हमने काफी, थ्रेशोल्ड काफी कम कर रखा है। ठीक है, मान लो हमने कर दिया कि इसको 1200 कर दिया। अभी एग्जांपल है तो मुझे पता भी नहीं रहता कि हाँ इसमें क्वांटिटी किसकी कितनी जाएगी। तो अब हमारा पॉपुलैरिटी का कंडीशन ये है कि उसकी टोटल सोल्ड क्वांटिटी 1200 से एबव होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब देखो हमने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन सही कर देते हैं ताकि सेपरेशन पता रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। ठीक है, तो हैविंग हैविंग क्यों यूज करेंगे कि हमें टोटल क्वांटिटी पे फिल्टर लगाना है, ना कि सिंपल क्वांटिटी, रो वाइज फिल्टर नहीं लगाना है। अब हमें एग्रीगेशन पे फिल्टर लगाना है, राइट। तो अब सम क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1200 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1200 से ऊपर हमारे पास ये चार है। पहले कितने थे, पहले भी चार थे, तो हम इसको थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि 1300 कर लेंगे, थोड़ा कम भी दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास तीन है, तो फिल्टर आउट होके आ गया कि एक कंडीशन है थ्रेशोल्ड हमारा, कि पॉपुलैरिटी का थ्रेशोल्ड ले लेंगे और उसके हिसाब से हम ये क्वेरी बना देंगे। तो जब आपने ये क्वेश्चन सुना होगा कि वी वांट टू फाइंड प्रोडक्ट कैटेगरीज, विच प्रोडक्ट कैटेगरीज आर पॉपुलर, तो आपको थोड़े टाइम में समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हमें हमें एग्जैक्टली इसको टेक्निकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और वो तभी हो पाएगा जब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हैविंग लगेगा या फिर वेयर क्लॉज लगेगा। वेयर क्लॉज क्यों नहीं लगेगा, आपको पता है कि हमें टोटल क्वांटिटी का देखना है, राइट, रो वाइज नहीं देखना है। अगर हमें बोलते कि हमें ये ऑर्डर, मान लो कि कोई प्रोडक्ट क्वांटिटी है उसका कोई पर्टिकुलर आईडी लेके आना है, तब तो वेयर क्लॉज लगा दें। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 10 आईडी का अगर अगर 10 आईडी का सम जो है 100 से ऊपर आए तो तो ही लेके आओ, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। आप आईडी पे तो क्यों ही मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे। तो मैथमेटिकल हमेशा नंबर और डेसिमल्स पे ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं और ऐसे क्वेरी यूज करते हैं। तो इस तरीके का मैं प्रैक्टिस दूंगा जब आपको, तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सा यूज करना है अपना ब्रेन, और इस तरीके से क्वेरी डिजाइन करनी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। As a business owner, I want to identify my VIP customers. There are customers who have spent over $5,000 with us. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां तक, कहता है कि मेरे वीआईपी कस्टमर्स कौन से हैं। तो वीआईपी कस्टमर की आपकी डेफिनेशन आपको खुद तय करनी है। ठीक है, बिजनेस के लोग मिलके करते हैं, एक कस्टमर सेगमेंटेशन जब बनता है कि किस कस्टमर को हम वीआईपी बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कस्टमर है वीआईपी वही है जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता हो, सबसे ज्यादा सेल देता हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टोर का है तो उसने उसकी स्पेंडिंग देखी जाएगी, वो आपके यहाँ के कितना खर्च करता है। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये कह रहा है कि स्पेंड ओवर 5000। अब स्पेंडिंग हमारा इस टेबल में, स्पेंडिंग कैसे पता चलेगा, कौन सा कॉलम है जो हमारे स्पेंडिंग को बताएगा, सेल्स। कोई आइडिया। सेल्स अमाउंट। सेल अमाउंट, सेल्स ठीक है, अमाउंट। हाँ, सेल्स अमाउंट हमारे स्पेंडिंग को बताएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए कस्टमर कि नेम। हमारा वीआईपी कस्टमर। ठीक है, कस्टमर तो अब आईडी। हमें कॉलम में क्या चाहिए, सेलेक्ट। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि सुपर स्टोर कहाँ से लेना है, ये उठा लिया। अब हम देखेंगे हमें चाहिए वीआईपी कस्टमर। वीआईपी कस्टमर का मतलब क्या है, कस्टमर नेम,
कस्टमर नेम, और मे भी चलो हम आईडी भी ले लेते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? टोटल स्पेंडिंग। तो कॉमा करके टोटल स्पेंडिंग के लिए हम क्या चीज, सेल्स अमाउंट। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, टोटल स्पेंडिंग चाहिए तो हमें सम करना पड़ेगा, राइट। और इसको हम लिख देंगे, चलो टोटल स्पेंडिंग। ठीक है, हो गया। अब हमें कहाँ से चाहिए? यहाँ से। और सीधे चाहिए ग्रुप बाय। ग्रुप बाय तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये जो डेटा है रो वाइज है, एक कस्टमर का मल्टीपल एंट्रीज हो सकते हैं। तो ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम लगा देते हैं। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा पूरा ओके। यहाँ पे कस्टमर आईडी स्पेलिंग। नहीं नहीं नहीं, कस्टमर आईडी का यहाँ पे एक्स्ट्रा वो आ गया था ना। तो देखते हैं, स्पेलिंग भी गलत होगी। हाँ, कस्टमर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। अगर स्पेलिंग गलत होती है तो वो बोलेगा इनवैलिड कॉलम नेम। आप ओके। हर चीज रेड पे खुद एज्यूम नहीं करना है कि क्या एरर हो सकता है। ठीक है, तो पहला एरर इसने क्या किया था कि ये वाला आइडेंटिफाई किया था। जब मैंने पहले से किया था ना तो वो क्या करता, देखो ये वाला एरर था, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम के पास ये आता है तो कीवर्ड का था। अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि इसको सही करता और यहाँ पे स्पेलिंग गलत करता तो इनवैलिड कॉलम का आता। इनवैलिड कॉलम, देख रहे हो? ठीक है, हम्म। तो हर रेड चीज को पढ़ना है ये, पर ध्यान से पढ़ना है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जो है एरर पे काम करो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप बाय में भी कस्टमर कस्टमर की आईडी। स्पेलिंग। हाँ, ठीक है। अब देखो, इससे आपको क्या मिला? हर कस्टमर का आईडी और कस्टमर वाइज टोटल स्पेंडिंग मिल गया। ठीक है, अब हम इसको ऑर्डर बाई करके चेक कर लेंगे कि जो हमारा जो है टोटल स्पेंडिंग वाइज ये आ गया। ठीक है, अब हमें अपना थ्रेशोल्ड बनाना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि $5,000 से ऊपर चाहिए, लेकिन हमारे पास किसी भी कस्टमर का $5,000 नहीं है। तो अब हम अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर देंगे जस्ट टू चेक द डेटा। आपको रियल सिनेरियोज में सारी चीजें लॉजिकल दिखेंगी, ये थोड़ा टेस्टिंग का डेटा है तो हमें नहीं पता चलता। अब इसमें हम बोलेंगे चलो ठीक है, अब हमारा जो जो वीआईपी कस्टमर है उसको हम मान के चलेंगे कि चलो आप एक काम करो, उसको $1,100 कर दो। ठीक है, चाहे मान लो कि 10,000। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि ग्रुप बाई के बाद नया कंडीशन लगाओगे, हैविंग, जिसका टोटल सेल तो सम करके निकलेगा ग्रेटर देन 1,000। ठीक है, 100, अब इलेवन आएंगे हम हंड्रेड यहाँ पे, नहीं 1,000 कर दिया मैंने, बाद में चेंज कर दिया उसको। अब देखो 1,000 किया हमने तो हमारे पास टोटल कस्टमर के लिस्ट आ गए 42। तो हम मान के चलेंगे कि चलो 42 कस्टमर्स जो है हमारे लिए वीआईपी है। अब और भी कोई थ्रेशोल्ड बनाना है, आप 1,100 कर दो उसको। ठीक है, अब आप देखोगे तो सिर्फ एक एंट्री आएगी मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, यहाँ पे चेंज नहीं किया ना मैंने। अब देखो सिर्फ एक कस्टमर। ठीक है, तो हैविंग क्लॉज इस तरीके से यूज होता है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं है, चलो एक और आगे का एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स फाइंड द कस्टमर हु आर बोथ फ्रीक्वेंट एंड हाई वैल्यू। अब इसमें यह भी हो सकता है कि इस कस्टमर का एक ही बार का स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, एक बार आया, हैवी करके चला गया शॉपिंग, हमें नहीं पता कि आएगा नहीं आएगा या आया है नहीं आया है कंडीशन। तो इस कंडीशन में भी हमें
हम चेक कर सकते हैं कि अब इसने बोला है कि मोर देन 5 ऑर्डर्स हैं, टोटल स्पेंडिंग 3000 है। अभी हमारे पास ऐसा कोई 3000 वाला नहीं है, पर फिर भी हम इसको क्वेरी कैसे बनाएंगे? ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे, और सिंपल, आपको टेबल वेबल कुछ नहीं दिया जाएगा। वो बोल दिया जाएगा कि देखो, हमारे पास एक सिंपल टेबल है वर्बली, कि हमारा कस्टमर आईडी है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, और सेल अमाउंट है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कस्टमर जो है हमारा फ्रीक्वेंट है। ठीक है। कस्टमर फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज में, खासकर कुछ कुछ कंसल्टिंग की कंपनी, जैसे जैसे EXL है, जो काफी टेक्निकल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। वहाँ पे सारे IIT वाले ही बैठ के काम करते हैं। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रॉम कर लिया, और हमारा ये टेबल हो गया। वो वाला जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। वो कस्टमर स्ट्रीक्स निकालने होते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक निकालने होते हैं। मैं बताऊंगा क्या है ये सारा कुछ। ठीक है। अब आगे हमें निकालना है कस्टमर हैविंग हाई वैल्यू, मतलब मोर देन ऑर्डर्स और स्पेंडिंग। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कस्टमर आईडी, स्पार स्पेलिंग गलत सही है, कस्टमर नेम। ठीक है। अब हमको चाहिए मोर देन 5 ऑर्डर्स। ठीक है। 5 ऑर्डर्स का मतलब हमें पता है कि हर रोज एक ऑर्डर। ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, अगर उसमें, तो हम एक बार चेक कर लेंगे। ऑर्डर आईडी है, ये रहा ऑर्डर आईडी। चलो हम ऑर्डर आईडी को काउंट कर रहे हैं। काउंट ऑर्डर। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आप ऑर्डर आईडी भी ले सकते हो, और यहाँ हमें पता है कि एक रोज सिंपल एक ऑर्डर आईडी का ही है, इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है। तो हम इसके जगह पे काउंट एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब दोनों को हम देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर काउंट 1 कर देंगे, अगर ऑर्डर काउंट, और ऑर्डर काउंट यहाँ पे भी आप ORD काउंट कर देंगे। ठीक है। दोनों सेम आना चाहिए। इसको मैं करता हूँ नीचे थोड़ा सा, और इसको भी नीचे कर देता हूँ। ये जो, जब SQL में तो ये फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी कितना भी स्पेस दे दो। इस चीज को इंडेंटेशन बोलते हैं। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पाइथन आप यूज करते हो, तो गलती से भी एक स्पेस ऊपर नीचे हो गया, तो आपका क्वेरी इनकरेक्ट बता देगा। पर SQL में ऐसा नहीं है। तो सिंपल प्रैक्टिस है। और ये जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा स्क्रिप्ट है, तो बड़े स्क्रिप्ट को बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये कॉलम्स हैं, यहाँ पे जॉइंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इंडेंटेशन हम लोग यूज करते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। धीरे धीरे जैसे स्क्रिप्ट बड़े होंगे, हम लोग ये सारी चीजों को भी देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर क्वालिटी काउंट। अब हमें क्या लेना है कि दूसरा कंडीशन है टोटल स्पेंडिंग। तो हमें स्पेंडिंग का भी कॉलम चाहिए। ठीक है। तो सम सेल्स अमाउंट एज स्पेंडिंग। ठीक है। हम्म। अब अब हमें क्या करना है? एग्रीगेशन करना है। तो ये आ गया यहाँ पे। तो ग्रुप आई हमारे इन दोनों के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। ग्रुप बाई दिस। अब हैविंग क्लॉज होगा। हैविंग क्लॉज में क्या होगा कि काउंट देखना है हमें। तो अभी फिलहाल यहाँ पे तो इन क्वेश्चन हमने 5 कर दिए, जस्ट टू चेक। एक बार रैंडमली चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑर्डर बाई करके कि ऑर्डर काउंट चेक कर लेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, पर अब रियल सिनेरियो में आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि एक बार चेक कर लें। सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखो, अब देखो, आप देख रहे हो ना, हर कस्टमर का ऑर्डर काउंट एक ही है। ये मेरे डेटा में थोड़ा सा फ्लो है। ठीक है। हर कस्टमर का ये ऐसे, तो मैं काम करता हूँ, इसको क्वांटिटी में लेके चला जाता हूँ। ठीक है। अगर मान लो कि ऑर्डर आईडी ये हो गया, ऑर्डर आईडी ना करके ऑर्डर क्वांटिटी कर देता हूँ।
क्वांटिटी। अभी एक बार ऊपर जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी कॉलम एग्जैक्टली नेम क्या है क्वांटिटी का, क्वांटिटी नेम। ठीक है, बैक टू इस पे क्वांटिटी हो गया, आउटर काउंट। और यहाँ पे अ, अच्छा उस टाइम पहले मैं एक बार ये वाला दिखाना था मुझे कि ये दोनों सेम है। ठीक है, एक मिनट। ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो जब हमने चेक किया था यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों सेम है, ये और ये। मतलब एस्ट्रिक भी सेम काम किया क्योंकि हमारा रो वाइज सारा वो था, यूनिक था। और ऑर्डर आईडी भी हमारा यूनिक था, तो इसीलिए हम कभी एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें लगे कि नहीं, ऑर्डर आईडी मल्टीपल हो सकते हैं, तब हम काउंट के बाद डिस्टिंक्ट लगा देंगे। आपको बताया होगा मैंने डिस्टिंक्ट कैसे यूज करना है, लास्ट सेशन में आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटी यूज कर देना है, क्योंकि एक एक ऑर्डर है। और क्वांटिटी का भी कोई लॉजिक नहीं बनता, वो एक बार आया बहुत सारे क्वांटिटी लेके चला गया, तो हम उसको भी फ्रीक्वेंट कस्टमर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी वाइज नहीं होगा, वो हमारा ऑर्डर आईडी वाइज ही होगा, है ना। ऑर्डर आईडी। तो अब देखो ये क्या होता है कि हमको दिख गया है कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी, चलो मैं तो फिक्स करेंगे इसको, स्ट्रिक्ट होता है। तो ऑर्डर ऑर्डर, बाय में जो आपने डाला है ना, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। समझ लो। हम्म, अब देखो, अगर मान लो अगर मान लो हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ऑर्डर काउंट जो है ना, वो कई सारे होते हैं। अभी तो ये वन वन सारा दिखा रहा है, यूनिक के चक्कर में दिखा रहा है। कस्टमर, ओके, कस्टमर वाइज, हाँ ठीक है, कस्टमर का एक कस्टमर एक ही बार अपीयर हुआ। नेम, हाँ ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक हमारे पास एक ही है, अगर ये मल्टीपल होते तो आप क्या करते कि हैविंग क्लॉज लगा देते यहाँ पे। पहला कंडीशन ये था कि मोर देन 5, तो आप क्या करते कि ऑर्डर काउंट जो है, यहाँ से ऑर्डर काउंट निकल रहा है। ठीक है, ये होता है आपका ऐसे हैविंग दिस। एंड दूसरा कंडीशन है कि स्पेंडिंग ओवर 3000, तो अब टोटल जो स्पेंडिंग है ये वाला, ठीक है, ये वाला होता ग्रेटर देन, मान लो 3000। ठीक है, अब मान लो इसको कर देते हैं, मान लो 500 और ये काउंट मान लो हम ग्रेटर देन, मान लो कि कह रहा था 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्क्रिप्ट बनता। ठीक है, और ऑर्डर बाय आ जाता आपका नीचे। ठीक है, तो ये आपका स्क्रिप्ट बनता। और यहाँ पे अभी रिजल्ट हमारा ब्लैंक आएगा, क्योंकि इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है काउंट सारा सिंगल है। ठीक है, मैं जब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दूंगा तो उसमें मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ताकि आप लोग को इस कंडीशन पे डेटा मिल जाए। तो मेरा मतलब ये था कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि इस कंडीशन पे हमको लेके आना है, तो आपको ऐसे अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। और ये तभी प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ग्रुप बाय कब है, हैविंग कब है, सम क्या लगाना है, ये सिंटेक्स कैसे लिखना है। और ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, वाह, कोई क्वेश्चन? मेहुल का क्वेश्चन है। मेहुल बस एक मिनट दे दो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके। हाँ जी बताओ।
अजीत, जैसे ये वाली जो कंडीशन थी, इसमें अपने को दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना था, लाइक हाई वैल्यू और फ्रीक्वेंट हम्म कस्टमर। हाई हम्म वैल्यू तो सेल्स अमाउंट से हम चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाई वैल्यू किसकी होगी। एंड जो हम्म, काउंट में आपने एस्ट्रिक लगा के किया है काउंट, तो वहां पे तो फ्रीक्वेंट के लिए लाइक हम फ्रीक्वेंसी कस्टमर की ये ट्रांजैक्शन से या ऑर्डर टाइप से लगाएंगे, बट एस्ट्रिक तो आई थिंक पूरे टेबल को ही डिफाइन करती है। तो यहाँ पे बताओ आपने एस्ट्रिक क्यों लिया है काउंट को? बताओ जो बताओ। सिंपल, बताओ। ठीक है, ये डेटा है आपका। ठीक है, हाँ जी। ये डेटा सेलेक्ट एस्ट्रिक काउंट जब हम करते हैं, जब ये इसको काउंट करते हैं ऐसे, तो ये किस चीज का काउंट बताता है? ये काउंट बताता है हमारे ये टोटल रोज का। रोज का। पूरे टेबल का काउंट का मतलब क्या है? रो वाइज, एक रोज रो, वाइज, दो रो, राइट। तीन रो। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि हमारा एक टेबल में एक कोई की ऐसा है जो पूरे टेबल में यूनिक है। ठीक है, ओके। यूनिक, तो ऑर्डर आईडी हमारा यूनिक है। ठीक है, एक ओके। ऑर्डर या ट्रांजेक्शन आईडी यूनिक है। तो अब उसके भी पर रो सेम होंगे, है राइट। ना? ठीक है, तो उस केस में या हम ऑर्डर आईडी लिखें यहाँ पे, और या फिर काउंटर स्ट्रिक लिखें। ठीक है, तो आप देखोगे दोनों सेम आएंगे। ओके। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो भी यूनिक थी तो इसलिए वो सेम ही आएगा। बिल्कुल। ठीक है। अगर वो यूनिक नहीं होता, हाँ जी। ठीक है, तब ऑर्डर डिफाइन आईडी करना यूनिक नहीं पड़ता। होता, तब डिफाइन करते और फिर उसका अलग रेट में। ठीक है, ओके। अब उसमें भी फ्रीक्वेंसी हमेशा ट्रांजेक्शन आईडी और कस्टमर के ट्रांजेक्शन आईडी से होगा, है ना? वो वो कस्टमर के राइट। अगेंस्ट कितने सारे ट्रांजेक्शन आईडी हैं। हमारा डेटा में क्या है कि सबका एक एक ही है। मैं इस डेटा को थोड़ा सा ठीक कर दूंगा कि एक कस्टमर के मल्टीपल एंट्रीज हों, ताकि हम उसको चेक कर लें। ठीक है, और चेंज हम देख सकते, मतलब एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सेलेक्ट, ठीक है, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी कॉमा एंट्री फ्रॉम, हर कस्टमर की टोटल कितनी एंट्री है। अब इस तरीके से, ठीक है, ग्रुप बाय बाय कस्टमर आईडी। ठीक है, ये कस्टमर आईडी वाइज ग्रुप कर देगा। अब देखो सबका वन वन आ रहा है। अगर हमारी लिस्ट बड़ी होती है तो हमको देखना है कि डुप्लीकेसी है या नहीं है। तो डुप्लीकेसी के केस में हम क्या करते हैं कि ऑर्डर बाय, इसका मान लो कि जस्ट काउंट कर दो ये। ठीक है, और इसको कर दो DSC। ये चीज हमारा आ गया ना? अगर कोई डबल होता तो ये हमारा ऊपर आ जाता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ये मैंने क्यों किया? हाँ जी। है, तो एग्जाम्पल तो थोड़ा सा, ओके, चलो ये वाला कर लेते हैं। एक और सिनेरियो, ये सिनेरियो यूज होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है, एक्चुअली एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होता है, मतलब कॉन्सेप्ट होता है, EOQ निकालते हैं हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो आप लोग पता नहीं मैथ्स कितना जानते हो, लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर आप एनालिटिक्स वाले साइड में जाओगे, देखूंगा अगर स्कोप बचा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस पर एक लीनियर इक्वेशन होता है। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी स्टोर पे किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, अ, उससे डिफाइन करते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनका क्या होता है कि स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है ना? एक तो चलो आप जिसमें जाते हो, शॉपिंग करते हो, कार्ट में सारा रख के लेके आते हो, एक वो एरिया होता है। एक एरिया होता है उनका वेयर हाउस का। तो वेयर हाउस में जो भी
जो भी आर्टिकल्स रखे जाते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे उसका एक्सपायरी का बड़ा इशू होता है, या फिर फूड में चले जाओगे तो एफएमसीजी के किसी भी प्रोडक्ट में चले जाओगे, तो वहां पे क्या होता है कि तुरंत बनाना है, तुरंत आगे बेचना है। उससे कई सारी चीजें होती है। अगर आप मान लो कि कोई ओल्ड स्टॉक लेके रखते हो तो आपका रेवेन्यू होल्ड करके रखता है, दूसरा स्टोरेज कॉस्ट हो लेके आता है, ठीक है, और वो आपका कई तरीके से नुकसान करता है। तो इस केस में काफी नेक टू नेक ऑर्डर क्वांटिटी मैनेज किया जाता है कि हमको प्रिडिक्शन पहले से होना चाहिए कि इस मंथ में कितना, या हमारा मतलब कोई प्रोडक्ट कितना है बचा हुआ, कितना खत्म होने वाला है, और नेक्स्ट मंथ हमें कितना जरूरत है। सिंपल किचन वाला हिसाब किताब है, आपको पता रहता है डब्बे में कि हाँ चीनी कितना पड़ा हुआ है, हमको पता है कि नेक्स्ट वीक तक चलेगा नहीं चलेगा, हमें पता है कि हाँ नेक्स्ट वीक तक चल जाएगा, तो आपको शॉपिंग कब करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो अब उसमें दो तरीके की होती है, मतलब रिपोर्टिंग दो तरीके की होती है। एक एक डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे कि जो नंबर अभी हम जो कर रहे हैं सारा डिस्क्रिप्टिव है, कि जैसा एज इट इज सिस्टम में है ना, जैसा होता है हम वही दिखा रहे हैं। मतलब फीवर हुआ है, हम बता रहे हैं थर्मामीटर से चेक करके कि आपको फीवर का जो टेम्परेचर है कितने फ़ारेनहाइट का है, ठीक है। एक होता है प्रोडक्टिव, कि अब आपको इतना फीवर हो चुका है, तो अगर आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सेम बैठे रहेंगे, तो आपका फीवर आगे कितना जाएगा, जो हम अलग अलग सिम्टम के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स देख के कोरिलेशन बना के देखते हैं, ठीक इसी तरह प्रोडिक्शंस का भी काम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि विच प्रोडक्ट शुड बी स्टॉक मोर ऑफ एंड क्राइटेरिया फास्ट सेलिंग। तो अब आपको सिंपल सा समझना है कि फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन है। अब जैसे मान लो कि अब आपको डिफाइन करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा रखना है। सबसे ज्यादा रखने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिकता है, राइट। तो अच्छा, सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है बिकता है, पर हमें ये भी देखना है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है। पता चला वो हमको बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट दे रहा है और बहुत ज्यादा स्टोरेज होल्ड कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप स्विच करो किसी दूसरे प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इस तरीके से बिजनेस को क्वेश्चंस आते हैं, आपको हम आपके पास भी आएंगे, अगर आप रिटेल में या किसी भी चीज में चले जाओगे, इसी तरीके से आपको बिजनेस क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आप जो है हमें एक डैशबोर्ड बना दो या एक एडहॉक एनालिसिस करके दो कि हमें कौन सा स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए। तो फिर आप आगे क्वेश्चन पूछोगे कि सर ज्यादा स्टॉक रखने का मतलब डू वी कंसिडर द प्रॉफिटेबिलिटी, और इफ यस तो ठीक है हम चेक करेंगे। और कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप ये जो 9 यूनिट देख रहे हो ना, एज अ कंडीशन कि फास्ट सेलिंग है तो उसका यूनिट प्राइस 9 से अबव होना चाहिए। अ, उसकी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे रैंडमली नहीं आएंगे कि हाँ चलो 9 यूनिट से ऊपर हो गया तो हम जो है इसको फास्ट सेलिंग मान लेंगे। एक अपना एक्सपीरियंस है, अब जनरल एक्सपीरियंस में बोलोगे कि हाँ टोटल टोटल ईयर में या टोटल मंथ में कोई प्रोडक्ट मैं इतना बेच देता हूँ, तो मार्केट का एनालिसिस कहता है कि हाँ अगर वो हाई डिमांडेड प्रोडक्ट है, तो मार्केट में किस तरीके से उसका डिमांड है, अलग अलग स्टोरेज पे कैसे कैसे डिमांड है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई को समझ के और भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं। तो वो भी एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। तो वो चीजें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए। पर यहाँ पे फॉर डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग हम इसको डायरेक्ट बिना ज्यादा दिमाग लगाए 9 यूनिट करके देखते हैं, ताकि हमारा मेन टारगेट है स्क्रिप्ट को समझना और एसक्यूएल के फंक्शंस को समझना। एनालिटिक्स इसके बाद आता है, ठीक है। हाँ, अब आ गया फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आपका आ गया सुपर स्टोर, ठीक है। अब ये कहता है कि विच प्रोडक्ट शुड बी स्टॉक। तो सबसे पहला कॉलम क्या आना चाहिए, अगर मैं इसको टॉप 10 कर दूं जस्ट टू चेक कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करनी चाहिए, कोई बताएगा। कैटेगरी वाइज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोडक्ट प्रोडक्ट शुड नेम। बी स्टॉक में। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम से ग्रुप करेंगे। प्रोडक्ट नेम ले लिया, ठीक है, या चलो प्रोडक्ट कोड ले लिया, ठीक है। हाँ चलो नेम ले लेता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि क्वांटिटी। हाँ है? उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी,
अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे? अब सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी क्या अमाउंट, है हमारा? सेल्स अमाउंट अब से। प्रॉफिट का कॉलम है वैसे। हाँ, कहाँ है? प्रॉफिट अमाउंट है ना, प्रॉफिट हम्म, है। ओके। पर प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज में आता है। यहाँ पे जो कंडीशन है आप देखो, प्रॉफिटेबिलिटी है 20%, हमारे पास प्रॉफिट कितना है वो है, पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है हमारे पास, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। सेल्स राइट? अमाउंट लेंगे। नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे ना वहाँ, जब हम सेल्स अमाउंट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम तो कैलकुलेट करेंगे पहले। हाँ जी, राइट। shipping cost of परसेंटेज तो, that amount यहाँ minus ठीक है, मैथमेटिक्स आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा अरिथमेटिक आएगा, कोई कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज होती है। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि क्वांटिटी ले लिया। क्वांटिटी के बाद अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सेल्स एंड प्रॉफिट, यही दो चीजें हैं, इसी से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा। ठीक है, और सिंपल क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कि आप प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे सेल से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेंगे सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट। ठीक है, दूसरा लेंगे हमें चाहिए प्रॉफिट। अब सारा कैलकुलेशन जो है हम इसके बेस पे ही करेंगे। ठीक है, एक मिनट। सर, ठीक है। अ, चलो आ जाओ। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम आ गए यहाँ पे, substitute कर आगे। ये हमारा फिलहाल जो है कॉलम्स होंगे, ये तीन। सॉरी, कुछ छूट रहा है हमारा। सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट, यहाँ पे सेल्स अमाउंट कुछ भी कॉमा नहीं लिया आपने। नहीं। अच्छा, यहाँ पे कॉमन नहीं लिया ना। सर सर। आइडियली इसको एरर दिखाना चाहिए था। हाँ, ये हो गया सेल्स, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले, अब हमारा ये रो वाइज डेटा है, सारे रो वाइज डेटा है, तो पहले हम इसको एग्रीगेट करेंगे। राइट? करेंगे ना? तो अब इसको एग्रीगेट करते हैं। आप लोग म्यूट करके रखा करो, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, फिर मैं ट्रैक से हट जाता हूँ। सम टोटल यूपीवाई, अब हम करेंगे सम टोटल सेल्स, सम टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ग्रुप बाय ग्रुप बाय ये। ठीक, अब देखो ऐसे धीरे धीरे क्वेरी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले आगे हमारे पास ये, ठीक है, टोटल क्वांटिटी आ गया, और ये सारा कुछ हो गया, सारे प्रोडक्ट का। अब इसके आगे हम जो क्या कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी इसी कॉलम में करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, अब हमें हमेशा ध्यान देना है कि नंबर का कॉलम है। ठीक है, अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि आपके डेटा में नल है, ठीक है, आइडियली नल वैल्यू रिप्लेस करके ही हम ओएलएपी का टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, पर कई बार जो है अगर नल आने की भी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो इस केस में हम सबसे पहले अपने तरफ से एक चेक्स लगा देंगे कि नल है तो उसको पहले रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो नल रिप्लेस करने से पहले अब हमको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए हमारा क्या है कि प्रॉफिट,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और एस्ट्रिक 100 ऐसे निकलेगा। इसी फॉर्मूले पे चलेगा सारा हमारा कुछ। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपने कॉलम के अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट लेंगे सम प्रॉफिट। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट जाके ना इस वाले कॉलम को कहाँ के टोटल प्रॉफिट इसको रेफर कर दो, यहाँ पे कॉपी कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये सेलेक्ट में हमने इसको क्रिएट किया है, रन तो किया ही नहीं है इसको। रन भी करेंगे तो इस टेबल के लिए इसको रेफर नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हमने सबसे सबसे पहले प्रॉफिट ले लिया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन लेने के बाद हम सिंपल डिवीजन करेंगे। डिवीजन किसका करेंगे, सेल अमाउंट का। ठीक है, तो सेल अमाउंट हमारा क्या था, टोटल सेल, सॉरी सेल अमाउंट हो गया ये, इसका भी सम जाएगा। ठीक है, इसका भी सम जाएगा, और उसके बाद हम इसको करेंगे ब्रैकेट, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये सारा क्लोज हो गया ना। ये इसका ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट है, और ये इसका ब्रैकेट में ध्यान रखना होगा कि सारे ब्रैकेट्स क्लोज होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, चलो इसको कॉमन करके रखते हैं ताकि फॉर्मूला आपको समझ में आता रहे। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो आप देखो प्रॉफिट मार्जिन निकल गया। अब ये जो वैल्यू है 41, ये क्या है एग्जैक्टली, ये बताएगा। परसेंटेज। परसेंटेज है। इसमें परसेंटेज, परसेंटेज। तो अब हमको छोटा सा ट्रीटमेंट करना है कि अगर जस्ट फॉर, अगर आपको कोई बोले कि हमारे डेटा में नल की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कई बार इंटरव्यूज में ना हमें थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करना होता है। अब इसकी इसकी एक टेक्निक होती है जो अक्सर मैं फॉलो करता हूँ। कोई इंटरव्यूअर आ रहा है आपके पास इंटरव्यू लेने, तो वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसका टाइम वेस्ट करना है। और उसका टाइम वेस्ट ऐसा नहीं करना कि आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो और उसको लगे यूपीएससी का आंसर बनाने, पूरा थियरी बताने लगे, ऐसा नहीं करना। उसको अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट देना है कि चलो ठीक है सर, सेल्स अमाउंट को करेंगे, लेकिन इज देयर एनी नल वैल्यू इन सेल्स। तो बोलेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ना उसको इससे ये इंप्रेशन बन जाएगा कि हाँ, आप डेटा में वैलिडेशन कितना करते हो, चेक्स कितना करते हो। और इसके चक्कर में कई बार हमने थोड़ा सा टाइम को खींच लेते हैं, तो एक आध क्वेश्चन लास्ट में, क्योंकि वो शेड्यूल में आता है कि हाँ आधे घंटे का लेना है, तो उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है। तो लास्ट में एक आध क्वेश्चन छोड़ देता है, तो वो आपको नहीं पता ना कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, नहीं आए, है ना, लटक जाओ आप। तो इस तरीके से थोड़ा सा खेलना हो। और हमें अपने तरफ से जब प्रॉम्प्ट दोगे, तो एक आध क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, तो क्या होता है, इससे परसेप्शन ये बनता है कि चलो ठीक है, रेगुलरली कई सारी चीजें यूज में नहीं होती हैं, तो ये स्किप कर गया है। बट उसके पास एक्सपीरियंस है, तभी वो इस तरीके के क्वेश्चंस, उस तरीके के वैलिडेशन कर रहा है। कोई फ्रेशर ऐसे से बात ही नहीं करेगा। ठीक, तो थोड़ा ये सब टेक्निक्स आप लोग को लगानी होगी। तो अब यहाँ पे जो आता है इजनल, तो सॉरी इजनल कह रहा हूँ, सम। तो यहाँ पे हम पहले इजनल का क्लॉज लगा देंगे। इजनल होगा तो ये इसके लिए पूरा एक पैरामीटर, एक वैल्यू हो गया। अगर, ठीक है, अगर इजनल है, अगर आपका, जैसे मान लो कि हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जब आप डिवाइड करोगे ना, तो कुछ नल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर पहले से भी है, तो उसको क्या करेगा कि इसको चेंज करके जीरो से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐड हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये जो ब्रैकेट है ना, लास्ट में पूरा क्लोज होना चाहिए। तो इसका ब्रैकेट ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है, इसका ब्रैकेट, अब आओगे इसके अंदर का, ये वाला का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब ये जो दिख रहा है, ये इसका क्लोजिंग है, इसका बचता है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका प्रॉफिट मार्जिन। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा विजुअली आपको पता चलता रहे यहाँ पे क्या है। अब हम आ गए यहाँ पे, प्रॉफिट मार्जिन हमारा आ गया। अब हम इस पे अपने कंडीशंस को अप्लाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको लिख देते हैं। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा आगे का कंडीशन क्या है कि फास्ट सेलिंग यूनिट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ग्रुप बाय के बाद हेडिंग लगेगा।
बिना ग्रुप बाई के नहीं लगेगा, तो ग्रुप बाई लगना ही लगना है। अब ये कहता है कि क्वांटिटी, पहला कंडीशन, क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो कह रहा है 20%। एंड प्रॉफिट मार्जिन हमने कहाँ से निकाला, ये वाला। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन हमने ये निकाला है, तो ये आएगा ऐसे, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए 20। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे, ये आगे आपके सारे 20% से एबव। अब इतने सारे हमें कंफ्यूजन होता है, तो हम एक काम करते हैं कि मार्जिन को बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं। अब आप जब 50 कर दोगे तो ये देखोगे अब आपके रोज काउंट कम हो गए। आपको और कम करना है। अच्छा, इसको पहले डीएससी कर दो, ऑर्डर बाय प्रॉफिट मार्जिन डीएससी, ताकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा छोटा डेटा है, एक बार में दिख जाए। अब देखो किसी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर हमारा क्वांटिटी भी, हाँ, 9 से above है। तो अब इसमें देखना, अब इसमें कई बार क्या होता है कि, ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो बनाते हैं कि चलो ठीक है, हम जो है ऑर्डर बाय पहले क्या करेंगे कि क्वांटिटी कर देते हैं। क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, पहले टोटल क्वांटिटी होगा और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन होगा। अब आप देखोगे तो उसके हिसाब से सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, पहले 9 आ गया, उसके बाद अब कई बार हमें क्या करना होगा, नहीं, हमें ऊपर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी है वो दिखाना है। ठीक है, इसको डीएससी कर दो और इसको हटा दे। ये भी एक कॉम्बिनेशन है चेक करने का। तो आप ये देखोगे कि टोटल क्वांटिटी डिसेंडिंग है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन असेंडिंग है, राइट, लोअर से हायर जा रहा है। तो ये जो ऑर्डर बाय का है वो भी इस तरीके से भी यूज होता है। तो आप अपने कंडीशंस को उसके हिसाब से ट्विक कर सकते हो कि अब हमें जो जो हमारा हॉट सेलिंग स्टॉक है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं यूज किए, आप देखोगे सम मैंने बता दिया है। ठीक है, ग्रुप बाय आप जानते हो, हैविंग आज पढ़ लिया आप लोगों ने, और इन तीनों को, चारों को यूज करके इज नल भी आप लोग देख चुके हो। देख के हम कैसे एक बिजनेस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का मैं यहीं तक रोकता हूँ। आगे मेरा टारगेट था केसवेन कंप्लीट करने का, पर केसवेन थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे बिजनेस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी अब आगे से मैं ऐसे ही करता रहूंगा कि जो बिजनेस सिनेरियोस का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारी चीजें हम क्यों यूज करते हैं और क्या सीक्वेंस होता है। ठीक है, क्लियर, ओके, एकता बताइए। अगर सेल्स अमाउंट अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो एसक्यूएल में। सेल्स, हाँ, ये आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा। सेल्स अमाउंट 0 है, let's say, ये वाला। ठीक है, तो ये एरर देता है, डिविजिबल बाय 0 एरर, क्योंकि वो इनफाइनाइट को नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक अलग ट्रीटमेंट होता है कि अगर 0 आता है तो उसको हटा देंगे। उसमें हम कुछ चीजें चेंज करते हैं, वो जब मैं सिनेरियोज बताऊंगा और आगे आगे, तो ये आएगा आपको। ठीक है, और इसमें इसमें ना क्या होता है, ट्रीटमेंट हम करते हैं मिसिंग वैल्यूज इम्प्यूटेशन बोलते हैं इसको, कि किसी भी कस्टमर का, जैसे आप सेल्स अमाउंट निकालने जा रहे हो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ही वेयर क्लॉज लगा देते हैं कि अगर हैविंग, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया, यहाँ पे सेल्स अमाउंट को, टोटल सेल्स अमाउंट को, जैसे कंडीशन है ना कि उसका टोटल सेल्स अमाउंट क्वांटिटी ये हो गया, और उसका टोटल सेल्स अमाउंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन पे आएगा नहीं, क्योंकि फॉलो कैसे करेगा वो, वो फॉलो करेगा पहले वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज, जो फ्रॉम, इस तरह से जो सीक्वेंस करता है। मैं सीक्वेंस आपको दिखाता हूँ। सही है, इसका इसका मैं बता दूंगा, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, ये होता है। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पर तो ये फिल्टर कर लेगा, पहले 9 क्वांटिटी से ऊपर है तभी सम करेगा शायद। हाँ, एक तो फिल्टर में हम यूज करती हैं, एक फिल्टर में तो हम यूज करते हैं, जैसे वही तो कहता था पहले कि आपको हैविंग क्लॉज में एंड अगर लगा दूं और सम टोटल जो है ऐसे कर दूं और ग्रेटर देन जीरो कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से तो ये फिल्टर कर देगा, ठीक है। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे आएगा ही नहीं, है ना। और जब जब केसेस आते हैं इनफाइनाइट वैल्यू आइडेंटिफाई जब भी होता है, तो वो एक एरर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिविजिबल बाय जीरो एरर करके वो आता है, ठीक है। तो तो उसको हम पहले ही रिमूव कर देते हैं। तो कभी भी आप जब भी एनालिसिस करोगे तो इस तरीके के जो मिसिंग वैल्यूज या उसको नॉइज बोलते हैं, डेटा में नॉइज की तरह है, तो नॉइज रिडक्शन हम काम करते हैं, जैसे नॉइज, और या फिर एक वर्ड आपने शायद सुना सुना होगा, आउटलायर्स, ठीक है। तो आउटलायर्स भी यही बोला जाता है कि आपका आउटलायर होता क्या है। अगर आप बेल कर्व बनाते हो, अ, तो बेल कर्व में क्या होता है कि एक एक लिमिट होता है मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, लेफ्ट साइड होता है लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो -1 -2 -3 जाता है। तो जब सेल्स को आप अगर बेल कर्व में लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, जितना लोएस्ट सेल्स होगा वो आपके हाईली लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है, और जितना मैक्सिमम सेल्स होगा वो आपके हाईली राइट साइड में जाएगा। तो इन दोनों साइड, दोनों डेटा को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि जब आप प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है, तो आउटलायर्स अगर रहेगा तो आपका प्रिडिक्शन को गलत वो करेगा, गलत प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं मिसिंग वैल्यूज। तो आपका एनालिटिक्स वाला पॉइंट है कि डिविजिबल बाई जीरो को हम कैसे, तो उस केस में हम डिविजिबल बाई जीरो को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और सिंपल यही क्राइटेरिया होता है कि हमने हैविंग क्लॉज में लगा दिया, या फिर जब हम डेटा सेलेक्ट करते हैं लगाने के लिए, स्टार्टिंग में जब आपके पास रिपोर्ट आएगा, तो ऐसा कोई कस्टमर नहीं है, लॉजिकली आप खुद देखो कि किसी कस्टमर की एंट्री आपके ओएलएपी टेबल में है और उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आपके पास जो भी डेटा आएगा बिना ट्रांजेक्शन के डेटा नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर प्रियंका? हाँ। अजीत, मेरा ना एक क्वेश्चन है, मतलब मुझे समझ हाँ नहीं जी। आया। आपने जो हम्म। आपने या तो आप नल या नोट नल लगवाते थे ना, आपने यहाँ इज नल लगवाया है और कोमा जीरो करा है, ये थोड़ा सा बताओगे दोबारा। देखो, नॉट नल जो है आपने क्रिएट टेबल में लगाया है, राइट। राइट। क्रिएट टेबल में नॉट नल लगता है। इज नल क्या होता है, ये ट्रीटमेंट होता है कि मान लो ये टेबल है, ठीक है, ओके, मान लो कि ये हमारे पास नंबर है, ठीक है, वहाँ, ठीक है, और यहाँ पे आ गया नल। तो इस केस में अगर आपको सम करना है एसक्यूएल में, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब भी हम सम करते हैं तो इजनल लगाने का मतलब क्या हो गया कि जहां पे भी इस कॉलम में, ये मान लो क्वांटिटी का कॉलम है, तो जहां भी क्वांटिटी कॉलम आए, क्वांटिटी कॉलम में क्यू टी वाई में कोई नल आता है तो उसको जीरो से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो जब वो ऑपरेशन, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो इसको क्या करेगा, जीरो कंसिडर कर देगा ऐसे, ठीक है। इसलिए क्यों आपको ये करता है कि जब जब आपको एवरेज निकालना होगा तो एवरेज में क्या होगा कि अगर ये नल कर दोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप इसका एवरेज देखोगे, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, बस इसको साइड पे मतलब, अब आपका एवरेज यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। अगर इसका एवरेज ऐसे निकाला जाए तो इसका जी। अभी 3 नहीं आना चाहिए, और क्या होता है यहाँ पे एक्सेल थोड़ा अलग, काउंट 6 हो गया और यहाँ पे काउंट 5 हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि एसक्यूएल में जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो क्या करेगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये तो 6 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 6 हो गया। यहाँ पे अगर आप काउंट लगाओगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड जहाँ पे नंबर है, अब देखो यहाँ पे जब काउंट फंक्शन लगा रहे हो तो नल को क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है और इसको ले रहा है 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सम लगा देते हो 15, तो इसका एवरेज सिंपल क्या करेगा, इसको डिवाइड बाई कर देगा इसको। लेकिन अगर
एसक्यूएल क्या करेगा, इसको काउंट कर देगा, इसको बना देगा 6। ठीक है, जैसे 6 करेगा आपका एवरेज हिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 0 करेंगे, तब जाके ये, क्योंकि आपकी एंट्री है ना वहां पे, तो अब आपका जो जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो 6 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पर जब यहाँ पे नल था, आप देखो, तो क्या किया इसने, इसको 5 कर दिया। 5 के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, हाँ तो जी, आपका क्लियर। एवरेज एवरेज हिल जाएगा ना फिर, तो हम इसीलिए हम, इज नल की जगह इज नॉट नल भी यूज कर सकते हैं। नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप एक बार पूरा अच्छे से ना वीडियो देखो। कहाँ गया मैं इसको, इज नॉट नल, हम, एक होता है रिप्लेसमेंट और एक होता है चेक। ठीक है, ये क्या करता है, रिप्लेस करता है, मतलब ये क्या कर रहा है कि इस कॉलम में एक नल को वैल्यू को रिप्लेस कर रिप्लेस रहा कर है रहा जीरो से, है, राइट। रिप्लेस कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, और इज नॉट नल में करते हैं कि हमको चेक करना है कि इन डेटा में कहीं नल तो नहीं है, तो एक एक चेक कर रहा है और दूसरा रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इजनल जो है, इजनल ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो इजनल जो है रिप्लेस करेगा, और नॉट नल जो है, क्रिएट टेबल में अगर यूज करते हो तो नॉट नल का मतलब कि वो नल को अलाउ नहीं करेगा, उस वैल्यू उस कॉलम में नल आ ही नहीं सकता। अगर आप कहीं एक जगह से डेटा मूव करते हो उस कॉलम में और उसमें एक चेक्स लगा हुआ है कि नॉट नल है, तो मतलब आपको नल अलाउ नहीं करेगा, आपको वहां पे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। कंडीशंस में अगर हम चेक करते हैं कि इज एनी कॉलम वेयर द वैल्यू इज नल, तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम दिस वेयर, कोई भी कॉलम आईडी है, कॉलम कस्टमर आईडी इज नल। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं नहीं है? भाई अभी तो नहीं है। ओके, तो आप लोग सिंपल एक प्रैक्टिस फॉलो करो, करते ही हो, कि कोई भी डाउट है, आप सबसे पहले डाउट को थोड़ा सा ग्रुप में डाल दिया करो। ग्रुप में डाल के, और जिसको भी उस पर लगता है कि हाँ आपको भी उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप बस थम्स अप दे दो, और उसके बाद एक सिंपल 15 मिनट का मैं बुक कर दूंगा, उसके पे सारे लोग आके जिसको जिसको डाउट है एक साथ आके उस पर कर लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली करने में थोड़ा सा चैलेंज ये आ रहा है कि कभी मैं बाहर रह रहा हूँ, कभी मैं कहीं रह रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी आ जाती है। ठीक है, चलेगा। कोई क्वेरी आती है ना जी, तो आप ना एक टाइम स्लॉट दे दिया करो कि इस बिटवीन हम मुझे कांटेक्ट कर लो, तो सब मैं अगर मतलब देखूंगी नहीं तो तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। देखो, मैं सैटरडे संडे भी अगर मैं क्लास लेने के बाद या और भी दिन, मैं ये टाइम डिफाइन नहीं कर सकता कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे फ्री रहना है, ये बाउंडेशन अभी मैं नहीं ले सकता। आप लोग जब बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा नियरेस्ट फ्री टाइम रहेगा, ठीक है, तो मैं उसमें बुक करके सारे लोग आ जाएंगे, है और ना। अजीत जो वीकडेज में आप मतलब क्वेरी सेशन अगर करेंगे ना तो प्लीज वो 11 के हाँ, बाद ही रखना है ना। मैं कोशिश करूंगा, ये आप लोग सबके सामने ही है, आपने बोला है तो आप हाँ। लोग ये अ, खुद डिसाइड करो। ठीक है, मेरा काम है सॉल्व करना, और टाइम आप लोग अलाइन कर दो कि ठीक है। मेरा एक एक क्वेश्चन चीज, है, और एक डाउट रुको, है एक अजीत। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, मुझे